अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो रिलीजन है इसके ऊपर आज जो है बहुत सारे लोग अटैक कर रहे हैं। बोले ये क्रिटिकल थिंकिंग के ख़िलाफ़ जाता है। रिलीजन की वजह से सबसे ज़्यादा टेररिज्म है दुनिया में, और रिलीजन ही लोगों को डॉगमेटिक बनाता है। लेकिन असल बात यह है कि रिलीजन जो है वो लोगों को डॉगमेटिक नहीं बनाता। ये रिलीजियस पीपल जो है वो लोगों को डॉगमेटिक बनाते हैं। और अगर हमें जो है रिलीजियस पीपल से छुटकारा मिल गया ना, छुटकारा इन सेंस ये कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग या फिर हमारे ही कुछ कॉमन मुस्लिम्स लोग जो है वो अगर अपनी अकल इस्तेमाल करने लगे तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि रिलीजन को भी एक इंटेलेक्चुअल इल्म की तरह माना जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में रिलीजन को कोई इंटेलेक्चुअल इल्म नहीं मानता। वो ये मानता है कि रिलीजन तो देखो फेथ के ऊपर बेस्ड होता है, एविडेंस तो है नहीं, देयर इज़ नो एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब उनको ये कौन बताए कि भाई रिलीजन इज़ अ बेसिक, रिलीजन है, बिलीव इन गॉड इज़ अ बेसिक बिलीफ, जस्ट लाइक यू बिलीव इन साइंस। आपको पहले साइंस के ऊपर बिलीव होना चाहिए, उसके बाद आप एविडेंस आप तलाश करोगे। मैं अगर आज बोल दूँ कि मुझे साइंस के ऊपर बिलीव ही नहीं है, आप 100 एविडेंस मेरे सामने रख दो, मैं उसको नहीं मानूंगा। उसी तरह आपको पहले बिलीव करना पड़ता है, उसके बाद आपको एविडेंस आपको मिलता है। और बेसिकली जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये मानता हूँ कि ट्रूथ एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मैं एविडेंसेस मैं देखूँगा कि कौन जो है ट्रूथ के जो है ज़्यादा करीब है। उसी तरह से मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जस्टिस एग्जिस्ट करता है, तो मैं एविडेंस जो है वो तैयार करूँगा कि कौन से ऐसे एविडेंसेस जो है जस्टिस के ज़्यादा करीब है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं जस्टिस पे अगर ही बिलीव नहीं करता, मैं अगर ट्रूथ पे ही बिलीव नहीं करता, तो फिर आप 100 चीज़ भी मेरे को बोल दो जो है, मैं उसको नहीं मानूँगा। इसे कहते हैं डिनाइल। जब आप फंडामेंटल्स को ही डिनाई कर देते हो, जब आप बेसिक बिलीफ को ही डिनाई कर देते हो, उसके बाद आप जितना भी एविडेंस मांगो, आपको उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो है कोई जो है मतलब रास्ता नहीं होता। और ये चीज़ हर जगह है। आपको लगता है कि फ़ेथ इम्पॉर्टेंट नहीं है, एविडेंस को मानने के लिए फ़ेथ का होना बहुत ज़रूरी है। ब्लाइंड फेथ जो है वो बिना एविडेंस का होता है, लेकिन एविडेंस और फेथ तो देर एक्चुअली वो हैंड इन हैंड। आप ये क्यों कहते हो कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डॉक्टर के पास इतना इसलिए जाना चाहिए कि मुझे तो साइंस पता नहीं है ना, मुझे तो मेडिकल साइंस पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि डॉक्टर को पता है। तो जब डॉक्टर को पता है तो मैं डॉक्टर को ही फॉलो करूँगा। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर मेरे पास मेरे खुद के अपने चॉइसेस होते हैं। मेरे अपने खुद के चॉइसेस ये होते हैं कि डॉक्टर के पास तो मैं जाऊँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर जो बोलेगा वो मैं मान लूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये देखता हूँ कि डॉक्टर जो है मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, जबकि और भी बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि बहुत कम चार्ज कर रहे हैं, और सेम जो है हॉस्पिटल में वो चार्ज कर रहा है। दूसरी बात, डॉक्टर्स कुछ ऐसे टेस्ट लिख रहा है जिसका जो है इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे अगर शक होगा तो मैं एक सेकंड ओपिनियन जो हूँ किसी और डॉक्टर का जो ये करूँगा। अगर मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी मुझे एक ही जैसा बात या ऑलमोस्ट एक ही जैसा बात बोल रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि ये सही है। तो मैंने अपना रिसर्च किया, मैंने ब्लाइंडली जो है किसी के ऊपर बिलीव नहीं किया, मैंने अपना रिसर्च किया। दूसरी तरफ ये है कि डॉक्टर साहब ने जो बोल दिया है वो आपको मानना है, ठीक है। भले हो सकता है डॉक्टर साहब आपको लूट रहा हो सकता है वो आपका किडनी चोरी कर दे, या हो सकता है वो आपको जो है डरा दे कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, जबकि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्लाइंड बिलीफ हो गया। दोनों में फेथ की दरकार होती है। उसी तरह से अगर आप साइंस में जाओगे तो साइंटिस्ट जो बात बोलता है या जो बुक लिखता है उसको मानने के लिए भी फेथ की दरकार, इसलिए फेथ की दरकार पड़ती है। इसलिए पड़ती है क्योंकि मैं खुद जाके जो हूँ ना वो एविडेंसेस तलाश नहीं कर सकता। मैं खुद जाके उस एविडेंसेस को, वो एक्सपेरिमेंट्स को एनालाइज नहीं कर सकता। इसीलिए मैं एक साइंटिस्ट के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ कि भाई
वो जो है एविडेंस जो है मेरे को एक्सप्लेन करेगा, मेरे को सवाल है तो वो जवाब देगा, ठीक है। उसको भी मैं ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन फॉलो तो करता हूँ क्योंकि मुझे इस बात का फेथ है, मुझे इस बात का बिलीफ है कि ये बंदा साइंटिस्ट है, ये मुझे मुतमईन तो करेगा, ये मुझे एविडेंसेस तो प्रोवाइड करेगा। अगर मैं साइंटिस्ट के प्रोवाइड करते हुए एविडेंस से इत्मीनान नहीं है तो मैं साइंटिस्ट से सवाल पूछूंगा, ठीक है। लेकिन मैं साइंटिस्ट को ये नहीं बोल सकता कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, जबकि वो एविडेंस पेश कर रहा है। एथियज़म में प्रॉब्लम क्या है कि एथियस्ट के पास कोई जितना भी एविडेंस पेश कर लो, एथियस्ट ये बोलते हैं कि ये एविडेंस नहीं है, ये क्लेम है। अब जो है आप ऐसे में जो है आप मुझे बताइए कि आप जितना भी एविडेंस पेश कर दीजिए, सामने वाला तो उसको क्लेम बोल रहा है, तो अब आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई और रास्ता नहीं है ना। ये तो चित भी मेरी, पट भी मेरी और आड़ा मेरे पिताजी का। तो ये कोई जो है तरीका नहीं है किसी इल्म को सीखने का। वो बोलते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे भाई बिलीफ इन गॉड इज़ नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम, it is an ordinary claim, like true belief in justice, belief in truth. It's an ordinary claim. So something which is ordinary does not require evidence. It is as simple as that. Yes, I believe that believing that Islam is a true religion is an extraordinary claim, because not all people accept Islam as a true religion. So it is the duty of the Muslims to provide evidence why Islam is a true religion. Same goes for Christianity, Hinduism, any major religion or any minor religion. But when you are saying that extraordinary evidence require extraordinary claim requires extraordinary evidence, you need to understand that belief in God is not an extraordinary claim. It's an ordinary claim. So it does not require extraordinary evidence. But belief in Islam is an extraordinary claim, because not all people believe in Islam. Therefore, it is a duty upon Muslim to provide why Islam is a true religion. It is as simple as that.